चलिए अब हम लोग बातें करेंगे सम संख्या की। ऐसे सम संख्या नहीं पढ़ानी चाहिए, आप लोग पहले ही पढ़ेंगे, ठीक ना। सम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। चलिए ध्यान देंगे ये क्या होता है। ध्यान दोगे कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाज्य हो, पूरा पूरा कट जाए। आप लोग बचपन में ही पढ़ेंगे 6th-7th में ही, ऐसे ना। जो संख्या 2 से क्या हो, पूरा पूरा विभाज्य हो, तो वही लिखेंगे जो संख्या या वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो, एक चीज जोड़ लीजिए, पूर्णतः विभाज्य हो, मतलब पूरा पूरा कट जाता है ना। पूर्णतः विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे? उसे सम संख्या कहेंगे। जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो वो होता है आपका सम संख्या। उसे हम क्या कहेंगे? उसे सम संख्या कहते हैं। चलिए तो बताएंगे वो कौन कौन सी संख्या है जो 2 से कट जाती है। चलिए तो वो संख्या आपका आता है 2, 4, 6, 8, 10, है कि नहीं, 110, 120, ये सारी संख्या। इन सारी संख्याओं को आप 2 से भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगी, ठीक ना। तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी संख्या? सम संख्या। क्लियर? तो आप लोगों से एक चीज पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या बताएंगे क्या है? सबसे छोटी सम संख्या क्या है? चलिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है आपकी? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। और इसी का छोड़ दिए थे सम संख्या। तो सबसे बड़ी सम संख्या बताएंगे तो ये तो आपका अनंत होगा ही, जो नहीं रहे। अच्छा, कहेंगे कि दो क्रमागत सम संख्या का अंतर दो क्रमागत सम संख्या का अंतर क्या होता है? तो आप कोई भी दो संख्या ले सकते हैं, जैसे 8, 10 ले लीजिए। क्रमागत है, 8 के बाद 10 ही आएगी, बीच में तो 9 आएगी, तो 8, 9, 10 होगी। तो 9 तो आपका सम संख्या होगा नहीं, तो 8 और 10 होगी। तो 8 और 10 को लेते हैं, तो 8, 10 का यदि आप मौसो लेंगे, मौसो लेने से तो चूंकि अंतर पूछ रहे हैं, पहले अंतर देखिए। तो 10 में घटाएंगे आप 8, तो कितना बचेगा आपका? 2। तो वैसे ही 6 में घटाइए 4, 2। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। दो सबसे छोटी सम संख्या 2, दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2। और एक चीज आप लोग देखेंगे, अभी तुरंत, कि दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसो भी 2 होता है। दो क्रमागत सम संख्या का मौसो, दो क्रमागत दो सम संख्याओं होना चाहिए, सम संख्याओं का मौसो यानी HCF जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है? तो ले लीजिए 8 और 10 ले लीजिए। तो अभी हम लोग जो 7th 6 में जिस विधि से सीखे हैं उसी विधि से उसको बनाएंगे, ठीक ना। तो 8 से भाग कीजिए, 10 में कट जाएंगे, नहीं एक बार में 2 से फिर 8, 4 बार में आपकी पूरी कट गई। तो आप क्या देख रहे हैं, इसका मौसो क्या निकल के आता है? 2। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसो 2, दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर भी 2, सबसे छोटी सम संख्या भी 2, सबसे बड़ी सम संख्या वो होता है अनंत, ठीक ना। ये सारी चीज़ आप बचपन में ही पढ़े हैं, लेकिन थोड़ी बात, ये सारी चीज़ ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, ठीक ना। मजाक कर देता है कभी कभी, तो आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। चलिए तो अब जो हमें पढ़ने हैं वो ये है कि n सम संख्याओं का योग पढ़नी। अब सम संख्याओं का योग पढ़ेंगे, ठीक है।
चलिए, तो आप लोगों को नोट करना है कि प्रथम n सम संख्याओं का अंतर, प्रथम n सम संख्याओं का अंतर नहीं, योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, हाँ n इंटू एन प्लस वन होता है। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन होता है। तो चलिए, तो हम क्वेश्चन करते हैं कि बताएंगे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा बताएंगे जल्दी से। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? जल्दी करोगे तो सबसे पहले n, ये तो वैल्यू हो जाएगी n की, हाँ या ना? तो n दी गई है कितना? 10 है। देखिए एक और तरीका, जो आप कहाँ शुरू करेंगे, पहले सम संख्या तो 2 होती है, शुरू करना होना चाहिए 1 से, लेकिन 1 तो आपका सम संख्या है नहीं, तो आपका सम संख्या क्या होता है? 2, 2 के बाद 4, तो जोड़ना है तो जोड़ते हैं 2 फिर 4 फिर ये 6 8 10 12 14 16 18 20, जोड़िए तो क्या 10 को पुर रहा है? देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इन लोग को जोड़िएगा, ये सबको जोड़िए जो आती है, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। देखिए अभी तो क्या कह रहा है, अभी तो हम देख रहे हैं कि 10 का कह रहा है, 10 को निकालना है, तो अभी आसानी से कर रहे हैं चूंकि आपकी कॉपी में भी अट रहा है। जब कहेंगे प्रथम 200 सम संख्या का योग पूछ लेंगे तो उस समय तो आपकी कॉपी में जगह भी नहीं होगी मतलब बहुत लंबा होगा जोड़ना, फिर बहुत समय भी लेंगे, है ना? तो आपको सूत्र के माध्यम से बनानी है, आप ऐसे जोड़िएगा फिर सूत्र से जोड़िएगा, जो आएंगे दोनों का मान बराबर आएगा, ठीक है ना? तो वैसे ही कुछ करते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे, कैसे सूत्र लिखेंगे? n की जगह क्या लिखोगे? 10, ठीक ना? तो चलिए, यदि करते हैं तो कितना आता है? 10 गुना 10, 10 प्लस 1 11, कितना आता है? 110 आता है। तो ये बन जाती है आपकी प्रथम 10 सम संख्याओं का योग हो जाता है। वैसे ही आप लोगों से प्रश्न करेंगे कि बताओगे क्या कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या है, क्या होता है, जल्दी बताओगे। तो फिर वैसा ही करेंगे, 20 इंटू 20 प्लस 1, कितना करोगे? 20 गुना 21, तो फिर क्या होगी आपकी? तो 2 दूनी 4, 420 हो जाएंगे, है ना? चलिए, तो ये चीज़ है, आप लोगों को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। तो ये मजाक में आते हैं, ठीक है ना, मजाक कर ही देता है, तो हमें उस ढंग से तैयार होनी है कि हमसे एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। बाबू जो भी पढ़ाएंगे, जैसे ही पढ़ाएंगे, कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे कि आपसे हमसे कोई टॉपिक ना छूटे। हाँ, आपको भी हमारे साथ सही ढंग से मेहनत करनी है, आपको भी अपने कामों में ईमानदारी दिखानी है, ठीक। अब आगे जो पढ़ेंगे वो है विषम संख्या, आगे जो पढ़ेंगे वो है मेरा विषम संख्या, ठीक है। चलिए, चलिए, जब अब आप ये सारी चीज सीख चुके हैं तो अब बारी आती है विषम संख्याओं की। विषम संख्या जिसको आप लोग ओड नंबर बोलते हैं। चलिए, ये क्या होती है? तो वैसी संख्या जो, देखिए आप लोग सम संख्याओं की परिभाषा क्या लिखे थे, क्या पढ़ाए थे? जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब यहाँ क्या कहेंगे? जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य या विभाज्य, जो कहो लिखो, विभाज्य नहीं हो, उसे क्या कहोगे? उसे विषम संख्या कहते हैं। क्लियर?
तो जो संख्या 2 से भाज्य न हो उसे क्या कहोगे, विषम संख्या है। चलिए जैसे में आपकी क्या आएगी, कहाँ से चलोगे, एक से, क्या एक जो है 2 के पारे में आता है या 2 से कट जाता है, ऐसा नहीं होता है। और बताओगे 2 तो कट जाता है, 2 के पारे में 2 मिलता है, फिर 3, फिर इसके बाद 4 तो मिल जाती है, 5 नहीं, फिर 6 मिलता है, 7 नहीं, 8 मिलता है, 9 नहीं मिलती है। इसी तरह बहुत सारे होंगे, क्लियर। इसी तरह आपके बहुत सारे होंगे, ये होंगे। तो सबसे छोटी विषम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या बताओगे बाबू 2 होता है। और सबसे बड़ी की बात करें तो बड़ी का तो हमेशा हर चीज़ में वही हो रही है, अनंत ही हो रहे हैं। सबसे बड़ी विषम संख्या वो क्या होती है आपका, वो क्या हो रहा है आपका, अनंत हो रहा है, ठीक ना। सबसे बड़ी विषम संख्या आपका अनंत हो रहा है। अब बातें करेंगे कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर बताओगे। तो कोई 2 ले लीजिए, 5 3 है, भाग घटाइए, कितना आता है 2, 7 9 लीजिए, घटाएंगे कितना आएगा 2। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, 2 होता है। तो अब हमें जानना चाहिए कि मौसो इसका क्या होता है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसो क्या होता है, ठीक है। अब लिखेंगे 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसो, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसो बताओगे क्या होता है। तो देख लीजिए, कोई ले लीजिए, 5 और 7 ले लीजिए, 5 से भाग कीजिए 7 में, कट जाएंगे एक बार में, फिर शेषफल 2 बचेगी, 2 से भाग कीजिएगा 5 में, फिर ये 2 से 4 में, चलिए 4 बार में ये मिल गई। चलिए फिर शेषफल 1 से कटाइए 2, तो आपका मौसो क्या बनता है, 1 आता है। तो 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसो क्या बताओगे, 1। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसो 1 होता है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है, और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होती है, और सबसे छोटी विषम संख्या 2 होता है, सॉरी 1 होती है, इससे गलती हो गई, 1 होता है, क्लियर। सबसे छोटी विषम संख्या है 1, सबसे छोटी विषम संख्या है 1 होती है, और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होती है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 2 होता है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मौसो 1 होता है, क्लियर। तो किसी को तकलीफ नहीं ना, हाँ या ना लिखे भेजेंगे, तेजी से कमेंट करेंगे, समझ आई, किसी को तकलीफ हुई। चलिए अब हमें पढ़ना चाहिए योग। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर पढ़ लिए, मौसो पढ़ लिए, अब पढ़नी है, अब आपको जो पढ़ना है वो है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो फिर यहाँ आपको नोट कराएंगे कि आप लोगों को नोट करना है कि प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, वो योग n का स्क्वायर होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, वो n का स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगी कि फिर बताएंगे प्रथम 10 या प्रथम 15 या प्रथम 5 विषम संख्याओं का, प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या है या क्या होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो फिर तो आपका ये n बन जाता है, सूत्र क्या होती है n का स्क्वायर। तो फिर आप करेंगे कितना, 5 का स्क्वायर, वो होगी 5 है 25, ठीक ना। वैसे ही क्वेश्चन कहेंगे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बताओगे।
प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग। तो चलिए बताओगे, फिर तो आप कहेंगे 15 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 15 गुना 15, तो ये आ जाएगी आपकी 225। क्लियर? तो आप लोगों को नोट करनी है। चलिए होगी अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसी अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं, ऋण संख्या कहते हैं। अब बताओगे ये क्या होता है, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक जो है, नोट में पहले लिखना चाहिए, एक जो है इसको न तो भाज्य की श्रेणी में रखा गया है, सॉरी अभाज्य की श्रेणी में, और न ही भाज्य की श्रेणी में। एक न तो अभाज्य है, अभाज्य भी नहीं है, और एक भाज्य भी नहीं है। तो इसीलिए जो भी परिभाषाएं होंगे वो एक को छोड़कर होगा, वह एक को छोड़कर होगा। ठीक है ना? तो आगे नोट कराएंगे, ठीक है ना? तो लिखेंगे वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं, लेकिन वह क्या होना चाहिए, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। और ना तो आप कह सकते हैं एक से बड़ी, एक को छोड़कर, या एक से बड़ी। वैसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाज्य हो, स्वयं तथा एक से विभाज्य हो। मतलब क्या को संख्या से कट रही है, दो ही संख्या से, तो उसे क्या कहेंगे, सुन रहे हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऋण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऋण संख्या। क्लियर? चलिए, वैसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाज्य हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। या इसकी दूसरे शब्दों में एक और परिभाषा हो सकती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा या दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में से क्या कहोगे, दूसरे शब्दों में ये कहेंगे कि वे संख्याएं, इसमें भी वही एक से एक को छोड़कर, या एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या। अच्छा, आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, क्या को संख्या से कट रहा है, दो को, एक स्वयं से एक से, तो कितने गुणज होंगे, दो गुणज। तो वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणज हो, केवल दो गुणज हो, उसे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कहते हैं। क्लियर? चलिए ध्यान देंगे, अब उदाहरण की बात की जाएगी। तो बताओगे बाबू कहां से शुरू होगी? तो एक को छोड़कर एक को छोड़ देते हैं, दो को देखते हैं। दो के कितने गुणज हैं? दो या तो एक से कटेगी या तो दो से कटेंगे, तो क्या को गुणज होगा? दो को। अच्छा, तीन की बात करेंगे। चलिए बात करेंगे तीन की, तो तीन या तो एक से कटेगा या तो तीन से कटेंगे। बात करेंगे चार की, तो चार एक से भी कटता है, दो से भी कटता है, फिर इसके
4 से भी कटता है, तो यहाँ इसके कितने गुणज हो जाते हैं? 3 गुणज हो जाते हैं। जबकि बात क्या कहता है, या तो 1 से कटे, तो 1 से कट रही है, या किससे? स्वयं से। तो ये तो 2 स्वयं है, ये तो स्वयं है ना, खुद से कट रही है। तो वैसे यहाँ 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, ये भी 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, इसके अतिरिक्त 2 से भी तो कट रहा है, तो इसके 2 गुणज, इसके यहाँ 3 गुणज हो रहा है, जबकि इसके 2 गुणज है, तो 4 इस श्रेणी में नहीं आएगी। 5 की बात करोगे, 5 के गुणज 1 होंगे और 5 ही होंगे, दूसरी नहीं होगी। तो 5 क्या है? ये स्वयं है। तो 1 और स्वयं 2 ही संख्याओं से कट रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उसके उदाहरण में कौन कौन सी आएगी, ऐसा आप लोग भी बताएंगे। शुरू कहाँ से होगी? 2 से, 1 तो होगी नहीं, फिर 3, फिर 5 आएंगे, 6 तो कट जाएगा, 6 का तो 2 1 होगा, फिर 2 भी होंगे, 2 से भी कट जाती है, 3 से भी, फिर आपके 6 भी हो जाते हैं, तो 4 हो जाता है, तो 6 तो नहीं होगा। फिर 7 का देखिएगा, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। इसी तरह 9 की बात करेंगे, इसी तरह यदि हम 9 की बात करें तो 9 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, फिर 9 से भी कटता है, इसके भी 1 से अधिक गुणज है, 9 भी इस श्रेणी में नहीं आएंगे। 8 भी तो बहुत सारी संख्याओं से कट जाते हैं। चलिए अब 8 के बाद आती है इसी तरह 11 आएंगे, आपका 13 आएगा, 15 तो नहीं आएगी, फिर आपका 17 आएगा, बहुत सारे होंगे, ठीक ना। तो ये तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओगे 2 होता है, ठीक है। तो इधर लिखते हैं हम लोग, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूट संख्या क्या है? वो 2 है। और सबसे बड़ी कहा जाए तो फिर अनंत ही बताओगे, ठीक ना। सबसे बड़ी कही जाएगी तो क्या बताओगे? अनंत। कहाँ है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताओगे? 2, और सबसे बड़ी अनंत कहोगे, ठीक वैसे जैसे कहते। चलिए अब बातें कह जाएंगे कि आप लोग एक चीज़ नोट कीजिएगा स्टार में, कि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ठीक है। अच्छा एक चीज़, अब हम लोग भाज्य संख्या की काउंटिंग करते हैं 1 से 50 के बीच। तो जैसे शुरू कहाँ से होगी भाज्य संख्या? अभाज्य संख्या शुरू होगी 2 से, 2 था, फिर बताएंगे 3 था, 5 था, फिर आपका ये 7 आ जाता था, 9 तो नहीं, फिर आपका 11, 13, 17, 19, 21 तो नहीं आएंगे, 23, इस तरह करके आप लोग जब 50 तक चलेंगे तो 0 से 50 के बीच आपको 15 अभाज्य संख्या मिलेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। तो आपसे प्रश्न आएगा कि 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं? कितने अभाज्य संख्या हैं? 0 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं? तो आंसर क्या बताओगे? वो 15 है। अरे 100 के बीच पूछेगी, याद रखना, ये पूछेंगे हम, कल भी पूछेंगे आप लोगों से, ये चीज़ हम कल भी पूछेंगे, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है, ध्यान रखोगे कि 0 से 100 के बीच, 0 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं? कितने अभाज्य संख्याएं हैं? तो फिर आंसर क्या आएगी इसकी? 25 आएंगे। क्लियर? तो उसका 15 था, इसका 25 है। अब हम लोगों को पढ़ना है जो वो है आपका भाज्य संख्या। वो आपका क्या है? भाज्य संख्या। चलिए अब पढ़नी है हमें भाज्य संख्या। इसी संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? यौगिक संख्या। भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? यौगिक संख्या कहते हैं। चलिए तो
वैसी संख्या अब तो एक को छोड़ के कहेंगे, क्यों? क्योंकि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो वैसी संख्या, तो एक को छोड़कर, ठीक ना। वैसी संख्या या तो एक को छोड़कर कहो या एक से बड़ी कहो, ठीक है ना। वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावे अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या जैसे कि अभाज्य संख्या की परिभाषाएं पर है, तो वैसे ही दूसरे शब्दों में इसकी और परिभाषा हो सकते हैं। क्या कहोगे? दूसरे शब्दों में क्या कहोगे? वैसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणज हो, गुणनखंड हो, जो कहें तो उसे क्या कहोगे? भाज्य संख्या कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। चलिए, अब आप लोगों से पूछा जाए कि बताएंगे कि भाज्य संख्या में कौन कौन आता है। जल्दी बताओ कि भाज्य संख्या में कौन कौन आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे कौन कौन आता है भाज्य संख्या में। तो शुरू करते हैं हम लोग एक से। तो एक ना तो भाज्य ना अभाज्य है, तो इसकी चर्चा ही ना किया जाए। अब बात करते हैं दो की। तो दो का केवल एक गुणज है और वह स्वयं से द्विगुण से कटता है। तो इसमें दो से अधिक होना चाहिए ना गुणज, तो ये नहीं होंगे। तो तीन की बात की जाए, तीन भी एक से कटेगा और किससे? तीन से कटेंगे। इसके भी दो ही गुणज है, जबकि दो से अधिक गुणज होना चाहिए, ये भी नहीं है। चार की बात करेंगे, चार दो से भी कटेगा। पहले देखिए, एक से कट रही है, दो से कट रही है और चार से कट रही है। दो से अधिक गुणज मतलब इसके तीन गुणज हैं। हाँ, एक चीज़ याद रखोगे, ऐसा नहीं लिख देना है परिभाषा की जगह कि तीन गुणज हो। कभी कभी आपको तीन गुणज मिलेंगे, कभी चार मिलेंगे, कभी पाँच मिलेंगे, ठीक ना। तो बेटर रहेगा कि आप ये कहिए कि जिसके दो से अधिक गुणज हो, ठीक ना, जिसके दो से अधिक गुणज हो। तो चार के गुणज दो से अधिक हैं। उसी तरह आप छः को देखिएगा, तो छः दो से भी कटता है, एक से भी कटता है और तीन से भी कटता है और छः से भी कटता है। अब देखिए, चार गुणज है, तो छः भी आएगा किस श्रेणी में? तो भाज्य की श्रेणी में। 6 के बाद आप 8 देखिएगा, आपका 9 भी आएगा। 9 के भी एक हैं, एक से कटते हैं, 3 से कटता है, 9 से कटता है, ठीक है ना। तो 9 भी आ जाएगी, 11 नहीं आएगी। तो इस तरह बहुत सारे आएंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताओगे? 4 बताओगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। इसमें किसी को तकलीफ नहीं ना? समझ रहे हैं? हाँ या ना लिख के भेजेंगे। और एक चीज़, यदि हम एक खास इन चीज़ों पे सोचें, जैसे कि हम सोचवाते हैं आप लोगों को, जैसे 15 ले लिए, तो 15 क्या है? भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है? तो फिर 15 के विषय में देखते हैं। 15 एक से भी कट जाती है, 15 2 से भी कट जाते हैं, नहीं 3 से कट जाते हैं, फिर 15 5 से भी कट जाती है और 15 से भी कट जाते हैं। तो इस तरह 15 के क्या को गुणज है? 4 गुणज हैं। तो 15 के गुणनखंड की बात करें तो 15 के गुणनखंड कितने हैं? 4 हैं। 1 3 5 और 15, 1 3 5 और 15। वैसे ही 8 की बात करें, 8 2 से भी कट जाता है, 8 आपका 4 से भी कटता है, 8 आपके 8 से भी कटते हैं। इसके 3 गुणज है ना। तो इन संख्याओं को हम
कौन सी संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ये 15 मेरा कौन सा संख्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इसके एक से अधिक गुणनखंड है, दो से अधिक गुणनखंड है, दो से अधिक इसके गुणज हैं, इसमें भी दो से अधिक गुणज हैं। तो जिन संख्याओं की दो से अधिक क्या होंगे? गुणज होंगे, वो होगी भाज्य संख्या होगी। वो क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। हाँ, अब 8 इस 15 के देखेंगे तो 15 के जो टुकड़े किए जाएंगे, 15 में एक क्या है? एक आपका क्या है? अभाज्य है। एक आपका क्या है? अभाज्य है। तो ये 3 क्या है? अभाज्य है। 5 क्या? अभाज्य है। ठीक ना? तो थोड़ी सी बात है, देखिए आप 15 का गुणनखंड कीजिए तो 3 से कटाइएगा 5 बार में, 5 से कटाइए एक बार में। तो क्या हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5? तो ये 15 मेरा क्या है? ये 15 मेरा भाज्य संख्या है। ये 15 मेरा क्या है? भाज्य संख्या है। और यही बात करें 3 गुना 5 की, तो इसको हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्यों? इसे क्या कहोगे? अभाज्य गुणनखंड। 15 आपका भाज्य संख्या है, इनमें 3 आपका अभाज्य, 5 आपका अभाज्य, और इसको गुणनफल के रूप में हम लिख रहे हैं, तो यह अभाज्य गुणनखंड। तो इस तरह आप क्या कह सकते हैं कि हम भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, चूंकि गुणक किया जा रहा है, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे जा सकते हैं। क्या कहोगे? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखे जा सकते हैं। चलिए वैसे ही और संख्याओं के विषय में सोचते हैं। जैसे कि हम ले लिए, ये मेरा 20 है, 2 से कटाएंगे 10, 2 से कटाइएगा 5, फिर 5 से कटाइएगा 1, तो 20 किसके बराबर है? तो 2 गुना 2 गुना 5। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, मतलब इसका हमेशा छोटा रूप चाहिए। ऐसा तो जब आएगा 5 को 2 आएगा, 10 को 2 आएगा, तब तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो छोटे टर्म में से लिखेंगे। क्या को 2 है? 2 पर पावर 2 गुना 5। तो ये हो जाएगी मेरी कौन सी? ये मेरा हो जाएगा भाज्य संख्या, और ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसमें किसी को तकलीफ नहीं ना? तो चलिए आप लोगों को एक चीज़ नोट लिखनी चाहिए कि भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, हम यदि आपसे ये पूछें, कि थोड़ा सा तब चलते हैं उन पीछे वाली चीज़ों पर। सबसे छोटी भाज्य तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का ये क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक ना? गुणनफल क्या होगा? तो बताओगे जल्दी? अभी तुरंत आप लोगों को सिखलाई गई है। तो देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताए कि वो 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। तो पूछ क्या रहा है? दोनों का गुणनफल। तो हम जनरली करेंगे क्या करेंगे? लिखेंगे 4 गुना का 2, तो ये हो जाएगी 8। तो ये 8 आंसर हो जाएगी। ठीक ना? तो वैसे ही आप और क्वेश्चन बना सकते हैं कि लिख सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का भागफल क्या होगा? जल्दी बताओगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, उसमें भाग देंगे किससे? 2 से। कितनी आएगी? 2। तो किसी को तकलीफ नहीं ना?
समझ आ रही है? ये सब चीज़ बेसिक वाली चीज़ है, आप लोगों को हमेशा याद रखनी है, ठीक ना। चलिए चलिए अब जो हमें सीखनी है वो ये कि अभी तुरंत बताया कि ये मेरा 15 था, 15 पहले लिख ही देते हैं, ये नोट कि किसी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। आप लोग उदाहरण देखेंगे तो अपनी समझ आएगी। देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए ये बीच में माइक प्रॉब्लम होने के कारण आपको आवाज़ नहीं गई होगी, इसके लिए सॉरी। अब फिर आप कंटिन्यू क्लास करते हैं। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिए 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5, ये जो मेरा 15 है, ये 15 को क्या कहोगे तुम लोग, 15 मेरी क्या है, भाज्य संख्या है। 15 मेरी क्या है, भाज्य संख्या है। और इस भाज्य संख्या को हम कैसे लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। तो 3 भी मेरी अभाज्य संख्या है और 5 भी मेरी अभाज्य संख्या है, और दोनों को क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इसे, इस समूचे को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसे कंप्लीट रूप को क्या कहोगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कहोगे। क्लियर? तो इन संख्याओं को हम, भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो अब एक प्रश्न आती है कि आप लोग बताएंगे तेजी से कि ये जो क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ही करते हैं कि 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 5, ये +5, क्या ऐसे ऐसे, रुकिए, क्या 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना +5 ये भाज्य संख्या है? आप लोगों से प्रश्न है, क्या ये भाज्य संख्या है? जल्दी बताएंगे। आया ना? भाज्य है या अभाज्य, जल्दी बताओगे, भाज्य है या अभाज्य? जल्दी करोगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करेंगे, भाज्य है या अभाज्य। तो ध्यान देंगे यहाँ, यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो लिखेंगे 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 +5। अच्छा एक चीज़ देखिए, 5 आपको यहाँ भी दिख रही है, 5 आपको यहाँ भी दिख रहे होंगे, बोलिए हाँ। 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन निकालिए, 5 को बाहर निकालिए। 5 जब बाहर निकलेगी क्या बचेगा, यहाँ तो 3 बचेगी, तो 5 निकल ही गई, क्या बचेगी, 7 बचेगी, और ये 9 बचेगी। अब 5 जब निकल जा रहा था यहाँ क्या बचेगा, 1 आएगा। हाँ या ना, हाँ या ना? क्योंकि 5 के पारे में 3 नहीं मिलती है, इसलिए 3 को रहने दिए। 5 के पारे में 5 मिलता था कितने बार में, एक बार में, फिर 1 से गुना करते तो वही होता। तो फिर ये 7 9 नहीं मिलती, उतार लिए। 5 को बार कीजिए, 5 बार हो जाएंगे, तो 5 में 5 के पारे में 5 क्या बार में, एक बार में। चलिए अब करते हैं। तो फिर ये 7 या का 21, 21 गुना 9 करोगे, 21 गुना यदि आप 9 करते हैं तो 9 1 9, तो फिर 9 2 का 18, 189 है ना, 189 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉमन सही है ना। चलिए प्लस का 1। अब देखिए क्या होगी, यदि आप इसे गुना करते हैं तो आ जाएगी आपकी कितना, तो 190, हाँ या ना, 190। हाँ अब यहाँ गुना नहीं कर देनी है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे करते हैं लास्ट में, अभी आके क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। देखिए गुना नहीं करनी है। अब 190 को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं, ध्यान दोगे, जल्दी करोगे। 2 से कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगी 9 दूना का 18, फिर 5, ये ना 9 दूना का 18, फिर 5, फिर 5 से कटाइए,
तो 5 एक का 5 है, फिर 9 5 एक का 45। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? 5 गुना 2 गुना 5 गुना 19। तो ये भी आपकी अभाज्य संख्या, ये भी आपकी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। तो मतलब यहाँ सारे जो गुणनखंड है किस रूप में है? अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। मतलब फिर ये लाइट प्रॉब्लम है क्या? देखिए तो नहीं ठीक है, चलिए। चलिए, तो हमें यहाँ लिखना होगा कि चूंकि हम जानते हैं अभी तुरंत सीखा है, क्या सीखा है कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और यहां देख रहे हैं, हम जानते हैं कि भाज्य संख्या को भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और देखते हैं यह गुणनफल है किसके? अभाज्य संख्या का। 5 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 19 भी अभाज्य, ये सारे संख्या है। अभाज्य संख्या को यहाँ क्या है? गुणनफल है। तो अतः क्या 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 प्लस 5 क्या है? भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। आपको कुछ समझ आई? फिर से देखेंगे हम। जैसे कहें कि ये मेरा 18 है, तो 18 का यदि तोड़ेंगे तो 2 9, 3 से 3 कट जाएगा इसे। तो 18 को लिखेंगे कैसे? 18 को लिखेंगे ऐसे 2 गुना 3 गुना 3, तो 2 और 3 पर पावर 2। तो ये आपका भाज्य संख्या होता है, ये आपकी अभाज्य संख्या होता है। जब इस अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ यदि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तो जान लीजिएगा कि ये क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो ये क्या होगी? आपकी भाज्य संख्या होगी। तो वही चीज़ तो यहाँ देख रहे हैं कि सारे अभाज्य संख्या सब गुना हो रहे हैं, मतलब वो वाली संख्या तब क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो इसीलिए ये क्या है? भाज्य संख्या। क्लियर? तो चलिए, और एक चीज़ बता दें, ये मैथ रटने वाली चीज़ नहीं है। आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। प्रैक्टिस से ही सबसे बड़ी चीज़ होती है मैथ का। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होता है। तो ऐसे ही कल बहुत सारे इस तरह के सवाल लेके आएंगे। अब आपका रहा परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, तब फिर परिमेय वास्तविक संख्या, फिर आपके फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर की शुरुआत की जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कि आपने इतना समय दिया हमें। और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें, अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरी साहस बढ़ेगी, ठीक ना? तो बाय बाय एंड टाटा।